हेलो गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी यूपीपीएससी। मैं खुशबू चतुर्वेदी एक बार फिर से हूँ आपके प्लेटफॉर्म पे आपको आज की करंट अफेयर्स बताने के लिए, यानी कि आपकी 22 मई 2022 की करंट अफेयर्स बताने के लिए। एंड ये करंट अफेयर्स अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके आने वाले एग्जामिनेशंस में इस प्रकार के क्वेश्चंस बिल्कुल देखने को मिलेंगे। सो आपको बता देती हूँ कि इस पूरी के पूरी करंट अफेयर्स का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। इसी वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का एक लिंक है, उस लिंक पे जाकर के आप पूरे के पूरे जो क्वेश्चंस हैं, जो कंटेंट है, उसका आप क्या कर सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, सो आगे बढ़ती हूँ, मैं बता देती हूँ आप लोगों को। हालांकि इसके बारे में सभी को पता है कि 19 मई से यूपीपीएससीएस में आपका या आप अनअकैडमी में टारगेट यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे प्री और मेंस दोनों की तैयारी कराई जाएगी काफ़ी अनुभवी शिक्षकों के द्वारा। एंड आपको बता दूं कि इस पूरे के पूरे बैच में 400+ सेशन होंगे। 19 मई से स्टार्ट हुआ था, तो अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। 19, 20, 21, आज 22 तारीख है, 4 दिन हुए हैं। तो आप 4 दिन के इस कोर्स को दोबारा से देख सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी भी लेट करते हैं तो इस पेंडिंग कोर्स को कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, तो उसको आप आगे कर सकते हो। खैर, आपको बता दूं कि बहुत सारे टीचर्स मिलकर के आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे जो कि आपकी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक हमारे पास में हिमांशु थापा सर हैं, मोहम्मद तारिक सर हैं, मुकेश सर हैं, मोहम्मद नवाजी सर हैं, मृत्युंजय कुमार चंदन सर हैं, ईश्वर सर हैं, उदयभान सर हैं, मैं हूँ। एंड हम सभी मिलकर के आपकी प्री और मेंस की तैयारी कराएंगे। सो मोर देन 400+ सेशन कहाँ मिलते हैं आपको? अनअकैडमी पे मिलते हैं। साथ ही साथ में मैं आपको बता देती हूँ कि अनअकैडमी के ही प्लेटफॉर्म पे आप मुझसे रोज दोपहर में 2 बजे से लेके 3 बजे तक आप अपने मनचाहे सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो। और अगर आपको चाहिए कि आपको नोटिफिकेशन मेरी मिलती रहे, तो आपको कुछ नहीं करना, आपने मुझे बस फॉलो करना है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, अनअकैडमी की लर्निंग एप्लीकेशन में जाकर के। प्रतिदिन आपको 2 बजे से 3 बजे के बीच में मेरी क्लासेस मिल जाएंगी। एंड उससे आप जज कर सकते हो कि द वे कैसा मैं पढ़ाती हूँ, कि किस तरीके से मेरा पढ़ाने का तरीका है। खैर, आगे बढ़ती हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ या इस बैच कोर्स में आपको ज्वाइन करना है, या किसी अन्य शिक्षक का पढ़ाया हुआ भी आपको अच्छा लगता है, तो आप यूज़ कर सकते हो उनका रेफरल कोड, अन्यथा आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो। और ये जो कोर्स है 7000 का, इसको आप 6300 में एनरोल कर सकते हो। तो 6300 का ये जो कोर्स है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एंड 12 मंथ्स के लिए आपका ये कोर्स होगा। इवन आप इसको 24 मंथ्स के पैकेज में भी ले सकते हो, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। 24 मंथ का यही कोर्स आपको 10,080 रुपीज़ में मिल जाएगा, जो कि 11,200 रुपये का है। खैर, आगे बढ़ते हैं, आपकी आज की करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। आपके पहले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक समूह, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? मिल्टन फ्रीडमैन को, डेविड गेल को, कार्मेन रेनहार्ट को, या क्लाउडिया गोल्डिन को? सी, आपको मैं बता देती हूँ कि कार्मेन रेनहार्ट जो है, इनको विश्व बैंक समूह के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में चयन कर दिया गया है, नियुक्त कर दिया गया है। अब इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं कि विश्व बैंक के समूह के अध्यक्ष डेविड मालपास हैं, ये हम सभी को पता है। उन्होंने घोषणा की कि कार्मेन रेनहार्ट को विश्व बैंक समूह का नया उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। साथ ही साथ में ये वहाँ के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में भी नियुक्त किए जाएंगे। ठीक, देन उनकी नियुक्ति 15 जून 2020 से प्रभावी हो जाएगी, यानी कि अभी हमने बोल दिया है ये अपना पद जो है वो 15 जून 2020 से क्या करेंगे, ले लेंगे। साथ ही में मैं आपको बता देती हूँ कि एक अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, ये आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ के अर्थशास्त्री हैं, तो एक अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। साथ ही पीएचडी हैं कोलंबिया विश्वविद्यालय से। रेनहार्ट वर्तमान में हॉवर्ड कैनेडी स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के मिनो से जुम्बा निकसी प्रोफेसर हैं। इससे पहले वे पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में डेनिस वेदरस्टोन सीनियर फेलो और मैरीलैंड विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर और निर्देशक भी थे। देन आपको बता देती हूँ कि रेनहार्ट की विशेषज्ञता क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय पूंजी प्रवाह, यानी कि इंटरनेशनल मनी फ्लो, या आप बोलोगे कैपिटल फ्लो, वित्त, फाइनेंस और मैक्रो इकोनॉमिक्स में है। और उन्होंने एशिया और लैटिन अमेरिका में अर्थव्यवस्थाओं, बैंकिंग और संप्रभु ऋण संकट, मुद्रा दुर्घटनाओं और रोग संचार को बड़े पैमाने पर प्रकाशित किया है। वे चल रही विश्व बैंक की ऋण पारदर्शिता चर्चाओं के लिए एक सलाहकार और योगदान करता है, और आईएमएफ द्वारा बनाई गई बाहरी सलाहकार समूह के सदस्य भी हैं, जो कोरोना वायरस महामारी और इसके आर्थिक प्रभाव सहित नीतिगत चुनौतियों द्वारा इनपुट का प्रदान करते हैं। आपको बता दूं कि कार्मेन जो हैं वो आईएमएफ में एक वरिष्ठ नीति सलाहकार और उप निर्देशक और इन्वेस्टमेंट बैंक बियर इंस्टेंस की उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री थी। वह न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के सलाहकार पैनल पर कार्य करती हैं और आर्थिक सलाहकारों के कांग्रेस बजट कार्यालय पैनल के सदस्य भी थी। सो आपने देख लिया है काफ़ी कुछ इनके बारे में।
आपको बता दूं कि प्रकाशनों और विद्वानों के उदाहरणों के आधार पर दुनिया भर में शीर्ष अर्थशास्त्रियों में शुमार रेनहार्ड को वित्त में ब्लूमबर्ग मार्केट सबसे प्रभावशाली 50 फॉरेन पॉलिसी के टॉप 100 वैश्विक विचारक और थॉमसन रॉयल्टी की दुनिया की सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिक दिमाग के बीच सूचीबद्ध किया गया है। 2018 में उन्हें अर्थशास्त्र में किंग जुआन कार्लोस पुरस्कार और NABE के एडम स्मिथ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो ये इतनी सारी चीज़ें अपने आप में ही हासिल करना एक बड़ी बात है और आज से भी आपका विश्व बैंक में ये पद नहीं दे दिया जाएगा। खैर, आपके अगले प्रश्न हैं और इसमें आपसे बोला जा रहा है कि निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस शुरू किया है। आपको बता दूं कि ये काम शुरू किया गया है जम्मू और कश्मीर के द्वारा। सुकून की बहुत ही आवश्यकता है। खैर, जम्मू कश्मीर के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने, इसको भी याद रखा करिए, सिर्फ राज्य याद करना जरूरी नहीं है, सूचना और जनसंपर्क विभाग ने ये काम स्टार्ट किया है, इसको भी याद करना, डिपार्टमेंट का नाम याद होना भी आवश्यक है, ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। यह पहला लॉकडाउन से पड़ने वाले लॉकडाउन के मनोवैज्ञानिक प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें दूर करने के कदमों के लिए एक पहल शुरू की गई है। सिंपल सी बात है यार, घर में रह करके भी सब बहुत परेशान रहते हैं, तो उससे आगे बढ़ने के लिए हमने काम किया है। आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का प्रसारण दूरदर्शन कश्मीर चैनल पर हर मंगलवार को सुबह 9 बजे किया जाएगा, जिसके दौरान मनोचिकित्सक, प्रख्यात चिकित्सक और वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर अपने अपने विचार साझा करेंगे और तनाव के स्तर पर नियंत्रण रखने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में बताएंगे। देखिए, प्रॉब्लम तो हर जगह है। आप ज़्यादा काम करते हो तब भी तनाव में रहते हो, आप काम नहीं भी करते हो तो भी तनाव में रहते हो। तो अपनी लाइफ को किस तरीके से बैलेंस करना है ओवर बर्डन एंड नो बर्डन के बीच में, तो उसी के लिए आपका ये कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में स्टार्ट किया गया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस तरीके के सारे कार्यक्रम के साथ साथ आपको खुद पे भी कंट्रोल रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ताकि आप अपने पर्सनली अपने टेंशन को, तनाव को दूर कर सकें। खैर, आपको बता दूं कि कोविड-19 क्या आप बोलोगे कि इसके लिए अपनाए गए जाने वाले उपचार बताए जाएंगे। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना और कोविड-19 से समस्याओं का या संबंधित समस्याओं का निदान करना है। खैर, आपके अगले प्रश्न में बोला जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस ITD इंटरनेशनल टी डे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस दिवस का जो उद्देश्य है वो लंबे इतिहास और दुनिया भर में चाय के गहरे सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? एक और दो, दोनों सही है। कैसे सही है देख लो भाई। आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। संबंधित संकल्प 21 दिसंबर 2019 को, ठीक है, संबंधित जो आपका संकल्प है वो 21 दिसंबर 2019 को अपनाया गया था और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और सांस्कृतिक संगठन FAO को दिवस के पालन का नेतृत्व करने के लिए कहा गया था। इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में लंबे इतिहास और चाय के गहरे सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। आपको पता होना चाहिए कि चाय कैमेलिया सिनेसिस के पौधे से बना एक पेय है। पानी के बाद चाय दुनिया की सबसे अधिक खपत वाला पेय है। तो जब हमारे पास में कोल्ड ड्रिंक नहीं होती थी तो पानी के स्थान पे हम क्या करते थे? इस चाय का ही प्रयोग करते थे। खैर, आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा अक्टूबर 2015 में चाय पर अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और सांस्कृतिक कृषि संगठन के अंतर सरकारी समूह की बैठक में दिए गए प्रस्ताव के बाद 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में घोषित किया था। तो इंडिया का अपना रोल रहा है यहाँ पे। साल 2019 से पहले 15 दिसंबर को चाय उत्पादक देशों बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया, केन्या, मलावी, मलेशिया, युगांडा, भारत और तंजानिया ने अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता था। तो 15 दिसंबर से हम लोग आ गए हैं कहाँ पे? आपके 21 मई पे। एंड 21 मई को हमने क्या करने लगे हैं? चाय को बनाने लगे हैं या उसके दिवस मनाने लगे हैं। आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस मंत्री को विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी बोर्ड यानी कि आपका वर्किंग बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त या चुना गया है? तो भाई डॉक्टर हर्षवर्धन को ये पद संभालने को दिया गया है और वो भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह राठौर को या डॉक्टर हर्षवर्धन को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वह 22 मई को अपना पद ग्रहण करेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन यानी कि आज WHO के कार्यकारी बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष जापान के डॉक्टर हिरोकी नकातानी का स्थान ग्रहण करेंगे। ये भी याद रखने वाली चीज़ है कि किनका स्थान ग्रहण करेंगे। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते कोविड-19 से मुकाबले में डॉक्टर हर्षवर्धन भारत के प्रयासों का नेतृत्व कर रहे हैं। एंड विश्व स्वास्थ्य संगठन अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदार और संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट संस्था है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का मुख्य कार्य विश्व स्वास्थ्य सभा की नीतियों को प्रभावी बनाने हेतु सलाह देना और सभा के कार्य को सुविधाजनक बनाना है। इस कार्यकारी बोर्ड में स्वास्थ्य क्षेत्र में तकनीकी रूप से योग्य 34 व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। इन सभी सदस्यों को विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा इस कार्य के लिए चुने गए सदस्य राष्ट्रों द्वारा नामित किया जाता है। कार्यकारी बोर्ड की बैठक का आयोजन एक वर्ष में कम से कम 2 बार किया जाता है, जिसमें पहली बैठक प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में होगी और दूसरी बैठक विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक के तुरंत बाद मई माह में आयोजित की जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना वर्ष 1948 में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी कार्यों पर निर्देशक एवं समन्वय प्राधिकरण के रूप में की गई थी। देन आपका अगला प्रश्न इसमें बोल रहे हैं कि मी अन्नपूर्णा, ठीक है, मी अन्नपूर्णा पहल जो है वो निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? असम के द्वारा, महाराष्ट्र के द्वारा, राजस्थान के द्वारा या मेघालय के द्वारा? भाई ये जो मी अन्नपूर्णा योजना है ये स्टार्ट करी गई है महाराष्ट्र के द्वारा। महाराष्ट्र में IRDA लाइसेंस प्राप्त बीमा मध्य इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस द्वारा मी अन्नपूर्णा पहल शुरू की गई है। यह पहल एकीकृत जोखिम बीमा द्वारा महाराष्ट्र में किसानों और कृषि समुदाय के कल्याण के लिए, ठीक है, एक कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में अपनी प्रतिबद्धता को क्या करेगी, शुरू की गई है। यह पहल पूरे महाराष्ट्र में किसानों के कल्याण के लिए आजीविका और व्यापक जुड़ाव के 3 महत्वपूर्ण पहलुओं को एकीकृत है। यह 3 आज्ञाओं के पालन करती है, जिनमें विशेषज्ञता है, वचनबद्धता है और पात्रता शामिल है। मी अन्नपूर्णा अपनी आय की निरंतरता के लिए दीर्घकालिक स्थायी कार्यक्रम प्रदान करके कृषक समुदाय के उत्थान के क्रम में आत्मनिर्भर महाराष्ट्र के भूमिपुत्र के रूप में के लिए एकीकृत जोखिम बीमा की प्रतिबद्धता भी है। आपका अगला प्रश्न इसमें आपसे बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने, ठीक है, किस राज्य सरकार ने दीदी वाहन सेवा शुरू की? अब दीदी का नाम सुनो तो सबसे पहले बंगाल आ जाता है आपका, यानी कि पश्चिम बंगाल आ जाता है, बट नहीं, यहाँ पे अपना जो दीदी वाहन सेवा है ये पश्चिम बंगाल में ना स्टार्ट करके मध्य प्रदेश में स्टार्ट करी गई। क्यों स्टार्ट करी गई है वो भी देख लो कि भाई मध्य प्रदेश के जो आदिवासी बहुल एक जिला है जिसका नाम है झाबुआ, ठीक है, बहुत ही पिछड़ा हुआ आप बोल सकते हो। खैर, झाबुआ जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं ने कोविड-19 प्रकोप के समय सुरक्षित प्रसव के लिए गर्भवती महिलाओं के लिए दीदी वाहन सेवा नामक एक पहल शुरू करी है। अपने आप में ये प्रवासी या आदिवासी क्षेत्रों के लिए बड़ा क्षेत्रों के लोगों के द्वारा शुरू करी गई चीज़ में से एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, सराहनीय काम है। यह आदिवासी क्षेत्रों में गर्भवती ग्रामीण महिलाओं के लिए एक जीवन रेखा साबित हो रही है। दीदी वाहन सेवा के तहत वाहन अन्य आपातकालीन सेवाओं के लिए भी उपलब्ध होगा। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ प्रसव वाली महिलाओं को ही इसमें शामिल करेंगे। झाबुआ के पेटलावद विकास खंड की 10 ग्राम पंचायतों के 29 गांवों के लिए यह सेवा शुरू की गई है। इसको आप याद कर सकते हैं यदि आप मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन दे रहे हैं। यह सेवा पूरी तरह से मुफ्त है और दीदी वाहन सेवा का खर्च महिलाएं अपनी बचत पर अर्जित ब्याज के माध्यम से वहन करेंगी। आपके अगले प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे नाडा, ठीक है, नाडा द्वारा अनंतिम रूप से निलंबित किया गया? अगर आपको नाडा के बारे में पता होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर लोगे। खैर, अंकित सिसोदिया, सविता कुमारी, मुकेश त्रिपाठी और ए और बी दोनों में से मैं आपको बता दूं कि ए और बी जो दोनों है, लाइक आपका अंकित सिसोदिया और सविता कुमारी है, दोनों को ही नाडा ने क्या किया है, अनंतिम रूप से निलंबित कर दिया है। यानी कि अभी तक हमें पता नहीं कि कब इनका निलंबन समाप्त होगा। खैर, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसको हम बोलते हैं नाडा, ने एंटी डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए पावर लिफ्टर सविता कुमारी और आपके अंकित सिसोदिया को अनंतिम रूप से निलंबित कर दिया है। दोनों एथलीटों को अपने मामलों की व्याख्या करने के लिए एंटी डोपिंग अनुशासन पैनल यानी कि ADDP के सामने खुद को पेश करने का मौका दिया गया, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण, लॉकडाउन के कारण कोई भी पैनल बैठ नहीं सका। डोप कंट्रोल ऑफिसर्स जो कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में फ्रंट लाइन मेडिकल वर्कर्स हैं, उन्हें सैंपल कलेक्शन के लिए नहीं भेजा जाएगा क्योंकि वे अस्पतालों में काम कर चुके हैं और खुद को संगरोध में यानी कि क्वारंटीन में रखने के लिए भी उनकी ज़रूरत है। खैर, गृह मंत्रालय द्वारा खेल परिसरों और स्टेडियम्स को दर्शकों के बिना खोलने की अनुमति के बाद नाडा नमूने संग्रह और परीक्षण की शुरुआत के लिए अभी तैयार है। विस्तृत दिशा निर्देशों या नाडा द्वारा तैयार कर दिए गए हैं और अब नमूना संग्रह शुरू करने के लिए खेल मंत्रालय के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। तो जैसे ही आपका नमूना ले लिया जाएगा तब से आपको पता चल जाएगा कि कब आपको निलंबन से मुक्ति मिलेगी। सो नाडा ने देश भर में खेल खिलाड़ियों, युवा एथलीटों, प्रशिक्षकों और सहयोगी स्टाफ के लिए प्रतिबंधित दवाओं पर या पदार्थों और तरीकों के बारे में डोपिंग रोधी जागरूकता कार्यशाला, शैक्षिक और जागरूकता सेमिनार आयोजित किए हैं। आपका अगला प्रश्न इसमें आपसे बोल रहे हैं कि सालेह अब्दुल्ला कामिल,
ठीक है, इनका निधन हाल ही में हो गया। कहाँ पे हुआ, किस शहर में हुआ पूछा जा रहा है आपसे। जिद्दा में हुआ, रियाद में हुआ, दुबई में हुआ या अबू धाबी में हुआ? भाई ये जिद्दा में देहांत हुआ इनका। हाल ही में सऊदी अरब के व्यवसायी साले अब्दुल्ला कामिल का जिद्दा में निधन हो गया। उनकी मृत्यु जिद्दा के डॉक्टर समीर अब्बास अस्पताल में हुई। कामिल जो कि 79 ईयर्स के थे, उनकी कुल संपत्ति करीबन $2.6 बिलियन थी, क्योंकि दुनिया भर के 40 देशों में उनका व्यापक निवेश था। अपने आप में बड़ी बात है। खैर, वह मध्य पूर्व के सबसे बड़े समूहों में से एक और वित्तीय, बैंकिंग, हेल्थ केयर, रियल एस्टेट, विनिर्माण, परिवहन, मीडिया संचालन और रखरखाव क्षेत्रों सहित निवेशकों के साथ बहुराष्ट्रीय होल्डिंग कंपनी के चेयरपर्सन या चेयरमैन और संस्थापक थे। 1993 में अरब रेडियो और टेलीविजन नेटवर्क की स्थापना करने वाले कामिल जनरल काउंसिल फॉर इस्लामिक बैंक्स और जिद्दा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष भी थे। अपनी कंपनियों और बहन, यानी कि आपकी, आप बोलोगे कि सिस्टर कंपनीज मतलब बहन कंपनीज नहीं होता है, आपके अनुषंगी कंपनियों के भीतर कई बोर्डों के अध्यक्ष और आपके सदस्य होने के अलावा कामिल ने कई सामाजिक, धर्मार्थ और सांस्कृतिक समाजों और नींवों में न्यासी और निर्देशकों जैसे कि अरब थॉट्स फाउंडेशन, किंग अब्दुल अजीज और हिज कंपनीज फाउंडेशन फॉर गिफ्टेड के बोर्डों पर काम किया है। यहाँ पे आप इसको अनुषंगी कंपनी कर सकते हैं, सहायक या अनुषंगी कंपनी, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ये बहन कंपनी नहीं होती है, अनुषंगी। ठीक है, अनुषंगी। चलिए भाई, यहाँ पे इसको आप लिख लीजिए, मैं लिख दे रही हूं, इट्स अनुषंगी। ठीक, चलिए आपका अगला प्रश्न है, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि निम्न में से किसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कोरोना महामारी में योगदान के लिए सम्मानित किया है? भाई श्रव्या अन्ना परेड्डी को या पारेड्डी को इन्होंने क्या किया, सम्मानित किया। क्यों किया है देख लीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10 साल की भारतीय मूल की श्रव्या अन्ना परेड्डी या पारेड्डी को कोरोना महामारी में योगदान के लिए सम्मानित किया है। श्रव्या मैरीलैंड के हिल्स एलिमेंट्री स्कूल में कक्षा 4 की छात्रा हैं और स्काउट ट्रैप की मेंबर हैं। वह मूल रूप से आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। श्रव्या के साथ उसके स्काउट की 2 और लड़कियों लैला खान और उनके साथ साथ में लॉरेन मैटनी को सम्मानित किया गया है। सभी की उम्र 10 साल है। उन्होंने अभी तक लोकल डॉक्टर, नर्स और फायर फाइटर को 100 डिब्बे कुकीज़ दान की। इसके साथ ही 200 ग्रीटिंग कार्ड्स बनाकर भी उनको भेंट किए। वेरी गुड, अच्छी बात है ये चीज़। देन आपको बता दूं कि श्रव्या कोरोना महामारी से लड़ रहे फ्रंट लाइन योद्धाओं की आगे बढ़कर मदद करती रहती हैं या करती रही हैं। वे लगातार नर्स, मेडिकल वर्कर्स और फायर फाइटर्स को कुकीज़ और ग्रीटिंग कार्ड्स भेजती हैं। राष्ट्रपति ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने कोरोना से लड़ने वाले कई अमेरिकी हीरोज को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने श्रव्या को कोरोना काल में मेडिकल वर्कर्स की हिम्मत बढ़ाने के लिए सम्मानित किया। तो अपने आप में बड़ा ही सराहनीय काम है। खैर, आपका आज का अंतिम प्रश्न है, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस मंत्री ने छात्रों 21वीं शताब्दी, एक मिनट रुकिएगा, हाँ जी, मंत्री ने छात्रों 21वीं शताब्दी के कौशल विकास और प्रधानाचार्यों की पुस्तिका के लिए सीबीएसई द्वारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा तैयार की गई 3 हैंडबुक जारी की हैं। भाई रमेश पोखरियाल निशंक जी ने ये काम किया है। इन्होंने बहुत ही सारे काम किए हैं इस दौरान में, आप अपने आप से इनको देख सकते हैं, इनके कामों को देख सकते हैं। खैर, मैं आपको बता देती हूँ कि इन्होंने और क्या किया है। देखिए भाई, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा शिक्षा के मूल्य आधारित वैश्विक मानकों को अपनाने के लिए बोर्ड द्वारा किए गए उपायों के संबंध में तैयार की गई 3 हैंडबुक्स का विमोचन किया है। ठीक है, अब क्या है कि इन 3 पुस्तिकाओं का विमोचन करते हुए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने बताया कि साइबर सेफ्टी अ हैंडबुक फॉर स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों के बीच साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि इंटरनेट और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करने वाले उन किशोरों के लिए यह पुस्तिका सही मार्गदर्शिका साबित होगी जिन्हें अक्सर विभिन्न प्रकार के सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। खैर, आपको बता दूं कि श्री पोखरियाल ने बताया कि इन परसूट ऑफ एक्सीलेंस हैंडबुक फॉर प्रिंसिपल्स के माध्यम से स्कूलों के प्रधानाचार्यों को बोर्ड की प्रणालियों और उन अन्य उपयोगी जानकारी से अवगत कराया जाएगा। यह स्कूलों और सीबीएसई प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करेगी। उन्होंने बताया कि तीसरी
पुस्तिका 21st सेंचुरी स्किल्स अ हैंडबुक के माध्यम से सीबीएसई सभी को 21वीं सदी के कौशलों से अवगत कराएगा और उन कौशलों का अपना दैनिक जीवन में उपयोग करने के लिए प्रेरित भी करेगा। सो इतना सारा काम किया है किसने, आपके रमेश पोखरियाल उर्फ निशंक ने। एंड आपको मैं बता देती हूँ कि ये अपने आप में ही एक बहुत ही सराहनीय काम है क्योंकि किया जा चुका है। खैर, आपका आज का करंट अफेयर्स भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बना के रख लीजिए कि कौन से कोविड-19 से रिलेटेड हैं, कौन से आपके देहांतों से रिलेटेड हैं, कौन से आपके जन्म दिवसों से, अंतर्राष्ट्रीय दिवसों से संबंधित है। इनका एक अलग अलग पेज में बना करके कॉपी बनाइए ताकि आपको आसानी रहे कि किस संस्था के द्वारा कौन सा दिवस मनाया जाता है, घोषित किया जाता है, किसके द्वारा कब घोषित किया, किस वर्ष में घोषित किया, एंड किसके रिकमेंडेशन में घोषित किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं, आप जितना इसको ब्रेक करके चलोगे उतना अच्छा रहेगा। अदरवाइज एक एक करके सारी की सारी डिटेल को याद करना मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है एंड आपके लिए भी है एंड उन सभी लोगों के लिए डिफिकल्ट है जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। सो करंट अपने आप में एक अच्छा खासा ह्यूज एरिया है जिसको कवर करना चैलेंजिंग है। सो इस चैलेंजिंग सेक्शन को हम लोग कवर कर रहे हैं इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को करके, बट उसके साथ में मुझे आपकी सहायता की भी आवश्यकता है कि आप अपनी नोटबुक्स में इनको लिखते रहिए, डेली टू डेली प्रैक्टिस करते रहिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।